चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। शैल आई स्टार्ट? मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कुड यू प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस। जो नए बच्चे हैं वो तो सुनो, जो पुराने बच्चे हैं वो उसका आंसर दो। थोड़ा आगे से पूछता हूँ, ठीक है? आप सर, आप पहले आ चुके हो ना? क्लास किया आपने सर? यस सर, यू सर, वाइट शर्ट, यस सर। अच्छा, योर फर्स्ट क्लास। दिल्ली सुल्तानों में और मुगलों में आप कोई अंतर देखते हैं? पुराने नॉलेज से बताइए थोड़ा बहुत। दिल्ली सुल्तानों के एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ ऑफ सक्सेशन में, आइडियोलॉजी में और मुगलों की आइडियोलॉजी में कुछ अंतर देखते हैं आप? खैर, हम इस सवाल को ना, हमको लगता है आज क्लास के एंड में पूछे ज्यादा बेहतर है। प्राइमोजेनिचर तो मुगलों में भी नहीं है, क्योंकि वो तो सरिया में ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। मनुस्मृति में मिलता है पर इसमें नहीं मिलता है। दैट इज द प्रॉब्लम विद दी बोथ दी सल्तनत्स। दिल्ली सुल्तान और मुगलों में ये कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलेगा आपको। ये सब फेस करेंगे। बाबर नहीं करेगा, क्योंकि बाबर तो पहली बार ही आया था। हुमायूं फेस करेगा, 4 भाई थे। अकबर भी थोड़ा फेस करेगा, अकबर वॉज पावरफुल। जहांगीर फेस करेगा, 3 भाइयों में है। उसके बाद औरंगजेब फेस करेगा 2 भाइयों में। शाहजहां फेस करेगा खुसरो और बाकी लोगों में। शाहजहां के केस में तो उसके फादर के साथ ही हो जाता है। और जहांगीर तो करेगा, शाहजहां तो, वो औरंगजेब तो करेगा ही करेगा। उसका तो बहुत ही फियर्स बैटल है ना सर? लेट्स स्टार्ट ना। सैयद, ओके। सैयद के बारे में कोई खास कोई पढ़ाई नहीं है ना सर? लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। हाँ, सुन्नी सल्तनत था। नहीं, सुन्नी तो थे, सारे सुन्नी ही थे। शिया, शिया नहीं, ये लोग ना अरबी थे। ऐसा मतलब हिस्टोरियंस के बीच में ये है, सब सुन्नी थे पर देवर अरबी। पहले के जो 3 सुल्तान थे, जैसे कि आप यहां देखते हो, पहले के जो 3 सल्तनत इनको नजर आता है हमारे सामने। स्लेव, गुलाम वंश जिसको आप कहते हैं, इलबारी बाद में हम लोग कहते हैं मामलुक के नाम से भी जानता है। खिलजी और तुगलक, ये 3 तो आपको नजर आ रहे हैं ऐसे, जो तुर्की हैं, एकदम कंफर्म तुर्की हैं। ये 3 तो कंफर्म तुर्की हैं। ये माना जाता है कि देवर अरबी, और ये माने जाते हैं देवर अफगानी। नहीं समझा? अच्छा, जो इनहेरेंट प्रॉब्लम दिल्ली सुल्तानों के बीच में है कि उसकी नोबेलिटी बहुत डाइवर्स है। अब डाइवर्स कैसे? मैंने बोला कि जो धर्म इस्लाम लेकर वो आए हैं वो अरबी धर्म है ना? वो खुद तुर्की है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन लेके आ रहे हैं वो फारसी है। बात समझेगी नहीं? तो दिल्ली सुल्तानों में तो कम, पर यह समस्या मुगलों में आपको ज्यादा नजर आएगा कि पढ़ा लिखा शासक होना चाहिए। अकबर के साथ ही थोड़ी दिक्कत रही है। क्यों पढ़ा लिखा शासक होना चाहिए? सब जब कोई चीज पढ़ाया जाता है आपको, उसका कारण है। दिल्ली सुल्तानों में तो कम, लेकिन मुगलों में आपको खास करके ये बात ध्यान दिया जाएगा कि शासक पढ़ा लिखा होना चाहिए। अरे बाबा, तुम पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो ये 3 लोगों को कैसे झेलोगे? अरबी को, फारसी को और तुर्की को।
3 लैंग्वेज तो पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको, नहीं समझा? तुम अरबी नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत, तुम फारसी नहीं जानोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा गया, और तुम तुर्की नहीं तो तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो तुम ना चाहते हुए भी तुम्हें ये 3 लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। बाबर पढ़ा लिखा है, हुमायूं गंजेड़ी अफेम के नशे में है लेकिन फिर भी पढ़ा लिखा है, बुक पढ़ने का शौक है, बाद में तो लिटरेचर पे शौक आ जाता है उसको। अकबर को समय नहीं मिला, वो तो बिहार में ही जो है उसका जन्म हुआ है, उसी में वो लड़ता। फिर भी देखना बाबा अकबर जो है वो सूफियों के बीच में रहता है, उलेमाओं के बीच में रह रहा है कि तुम सही बताओ। पर अकबर एक टिपिकल एग्जाम्पल ऐसा है जो ये दिखाता है कि किसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बस उसके पास विजन होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जहांगीर शराब के नशे में धुत रहता है, पूरी जिंदगी इसने बर्बाद कर दी शराब के नशे में, पढ़ा लिखा है। क्यों? अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं था तो उसे पढ़ाई लिखाई का बड़ा वो था कि हाँ भाई मेरा बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। समझे बात हो कि नहीं? सेम इज ट्रू विद जहां का मतलब आप औरंगजेब तक आ पाएंगे, औरंगजेब एक्सपर्ट इन कुरान, शरिया लॉज, अ गुड लॉरेट, अ गुड म्यूजिशियन। औरंगजेब के बारे में मतलब आप अगर मान लें कि बाबर के बाद अगर कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है तो वो आप औरंगजेब को बोल सकते हैं। समझे बात हो कि नहीं? तो पढ़ा लिखा होना जो है दिल्ली सुल्तानों में तो कम, पर मुगलों में होना बहुत जरूरी है। वो क्विंटेसेंशियल है। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं होगे नोवेल्टी तुमको घुमा देगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नोवेल्टी तुमको घुमा देगी, ये चीज समझ लेते। लेट्स डिस्कस फर्स्ट दिल्ली सुल्तान, देन विल बी डिस्कसिंग मोर थिंग्स, राइट? तो हम लोग दिल्ली सुल्तान पे पहले आ जाते। एक तुम्हें ना कॉन्ट्रास्ट, ट्राई टू कंपेयर दिल्ली सुल्तान विद दी मुगल्स, तब तुम्हें समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस जा रहा है। कभी तुमने सोचा है कि ऐबक का स्लेव इल्तुतमिश जो है वो राजा बन गया, चहलगमी से निकला हुआ बलबन राजा बन गया, गला काट के गियासुद्दीन ये खिलजी का पहला शासक जो है जलालुद्दीन खिलजी, गला काट के उसका सन इन लॉ जो है वो बन गया अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी के बाद तुगलक एक ऑल टुगेदर डिफरेंट डायनेस्टी इमर्ज करके आई। नहीं समझे? और इनमें ऐसा भी नहीं है कि ये उन्हीं के वंश के हैं, सब अलग अलग है, कोई स्लेव है, कोई कुछ है, कोई सन इन लॉ है, कुछ ये है, फलाना है, ढिमाका है। लेकिन मुगलों में ये बात नहीं है, मुगलों में ये बात नहीं है। बाबर का बेटा, हुमायूं का बेटा, कभी सोचा है? डिफरेंस है। वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ तिमुरिड आइडियोलॉजी। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा रुक जाओ। तो जब तक तुम ना ये देखो, ये ना रटंत विद्या का काम नहीं होता, इसका बेटा ये बना, इसका बेटा ये बना, इसका बेटा ये बना। दिल्ली सुल्तानों में भी तो वो देवर ऑल्सो तुर्की थे, मुगल भी तुर्की थे भाई, उसमें भी थोड़ी बातें हैं। तुर्की तो है, मंगोली तुर्की है, दोनों सेम ही जगह से आए हुए हैं, सेम ही आइडियोलॉजी फॉलो, मार काट की आइडियोलॉजी है दोनों की। बाबर कहता है हम चंगेज खान खानदान के नहीं, हम तिमूरी हैं। अरे उल्लू इंसान, तिमूरी कौन से नहीं मार काट करते थे, तो तुम चंगेज खान को बोल रहे हो कि नहीं हम उसके खानदान के नहीं है, तिमूरी बता रहे हो। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, मैं वही डिफरेंस आपको समझाना चाहूंगा आज, समझ में? विल डिस्कस इट लेटर। वी हैव डिस्कस इट ना, डिटेल में हमने डिस्कस किया ना इसको।
ये टोकन करेंसी वी हैव डिस्कस्ड, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, फिरोज शाह तुगलक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नहीं, ये एक अलग चीज है, ये मैं ऑप्शनल वाले में पढ़ाता हूँ, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो, ओके फाइन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सैयद। अभी अपन क्या पढ़े सैयद के बारे में? कुछ नहीं। ये बहुत स्लैक कर रहा है यार आज ये। या आपको नहीं पढ़ना? ये हम लोग ऑप्शनल में डिस्कस करते हैं। ठीक, ओके फाइन। सिर्फ सुनिएगा मेरी बात को जरा ध्यान से। अब अपने को दिखाई देता है क्या अब अपने को दिखाई देता है क्या कि जो आखिरी शासक तुगलक वंश के जो है वो कौन है? मोहम्मद शाह तुगलक। समझे? मोहम्मद शाह तुगलक को डिस्प्लेस किसने किया? तिमूर। ये वही तिमूर है जिससे बाबर अपने को बताता है कि हम डिसेंडेंट हैं। नहीं समझा? फादर नहीं है सर, तिमुराइड, उसके फादर की एंसेस्ट्री तिमुराइड की है। एक्चुअली में बाबर का जो है वो दो लीनियज होता है, दोनों बहुत रॉयल लीनियज है। एक तो पहला उसके फादर कहते हैं कि हम तिमुराइड हैं, जो कि तुर्की है, और उनकी जो मदर साइड है वो बेसिकली ये चंगेज खां के खानदान से है। तो ये दो है। तो बाबर से पूछा जाता है कि भाई तुम अपने आप को क्या मानते हो? तो बोलता है नहीं नहीं, मुझे चंगेज खां से मतलब नहीं है, मुझे तिमूर से मतलब है। एज इफ कि चंगेज खां बुरा आदमी है और तिमूर बहुत अच्छा आदमी था। मेरी एक बात कैटेगोरिकली मानना, एंड इट इज अप टू द ऑप्शनल लेवल। चंगेज खां को हिस्ट्री में जितना बदनाम किया गया उतना कहीं पे भी नहीं किया गया। चंगेज खान नेवर अटैक्ड विदाउट अ कॉज। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, वो सिर्फ और सिर्फ बदला लेना जानता है। अगर तुम कोऑपरेट करोगे, आई विल कोऑपरेट विथ यू। अगर तुम मुझसे पंगे लोगे, मैं पंगे ले लूंगा बहुत भयंकर तरीके से, और मेरे पंगे तुम झेल नहीं पाओगे। तिमुराइड के साथ ये नहीं है। तिमूर जो था वो एक्सपेंशनिस्ट है। आप चंगेज खां को एक्सपेंशनिस्ट नहीं बोल सकते, मैं मान नहीं सकता आपकी बात। अगर चंगेज खां एक्सपेंशनिस्ट होता तो इल्तुतमिश कब के रौन दिए गए होते? हैव यू एवर थॉट? तुम्हें लगता है कि ये जो चंगेज खां था वो सिंधु नदी नहीं पार कर सकता था मकबरनी को पकड़ने के लिए? तुम्हें लगता है ऐसा? ख्वारिज्म के शासक मकबरनी को पकड़ने के लिए भाग गया ना उसको, फिर गया मुझे इल्तुतमिश मुझे मदद करो। मैं क्या भाई, मैंने तेरी मदद कर रहा, यही कहा था ना? तो क्या तुम्हें ऐसा वाकई लगता है कि चंगेज खां इंडिया नहीं आ सकता था? भाई चंगेज खां फालतू अटैक ही नहीं करता था। ये सब बड़ी बातें हैं कि चंगेज खां डर गया, ऐसा हो गया, इल्तुतमिश हो गया, लोधी ऐसा, भाई ये सब बातें बकवास है। चंगेज खां ऑलवेज अटैक्ड इन वेंजियंस। ये तो तिमूर है जो बेफालतू का अटैक करते रहते हैं। इतिहास की विडंबना ही ऐसी है, इतिहासकारों ने पता नहीं क्या क्या लिखा है। तिमूर, भाई चंगेज खान नहीं आया था भारत, तिमूर भारत में आया था। उसने दो शासक को छोड़ा था, ध्यान सुनना मेरी बात को। खिज्र खान को दिल्ली में छोड़ा था उसने कि बेटा जैसे गौरी था ना, ऐबक को छोड़ दिया, बेटा तू रूल कर। तिमूर ने कहा कि मैं जाता हूं सेंट्रल एशिया, बेटा खिज्र खान तू रूल कर। खिज्र खान भारतीय इतिहास में वो पहला शासक है, इज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी इन इंडिया, जिसके एम्पायर में दो शासक के नाम पे खुतबा पढ़ा जाता था। पहले समझिए इस चीज को, एक तिमूर के नाम पर शाहरुख और दूसरा खिज्र खान के नाम पर।
समझ में आ रहा है? सुल्तान नहीं कहा खिजर खान ने अपने आप को कभी भी, क्यों? क्योंकि वॉज स्लेव। हाँ, मैसूरनामा लिया नहीं उसने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं? मैं बता रहा हूं आपको सर, पंजाब से ये दिल्ली से मुल्तान तक के एरिया को उसको दिया गया था, ठीक है सर। उसी के बगल में पंजाब जो था उसका गवर्नरशिप बहलोल लोधी को दिया गया था। तिमूर जब वापस लौट रहा था तो मुल्तान से दिल्ली तक का जो शासन था वो किसके हाथ में दिया इसने? खिजर खान के हाथ में। अब पंजाब का जो शासन था वो बहलोल लोधी के हाथ में। पंजाब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। अगर आपने मेरी पुरानी क्लास देखी होगी तो दिल्ली पहुंचना है, अगर घोड़ी के साथ क्या गलती हुआ 1191 में, घोड़ी से क्या गलती हुआ? वो डायरेक्ट चला गया किधर अटैक करने के लिए? सोमनाथ। अगर याद हो तुम्हें तो गलती क्या हुआ? फिर से दूसरी शासन में क्या किया? नहीं नहीं नहीं, पंजाब जीतने का है अपने को, क्योंकि अगर दिल्ली पे शासन करना है तो पंजाब होते हुए रास्ता तय होता है। नहीं समझा? पंजाब अगर तुम नहीं जीतोगे तो दिल्ली तक जीतना तुम्हारे लिए असंभव है, और दिल्ली नहीं जीतोगे तो तुम कभी भी रौंद दिए जाओगे उस राजपूतों द्वारा। यहां पर पंजाब का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए बहलोल लोधी इंपॉर्टेंट है। जब तिमूर वापस लौट रहे हैं तो कुछ खिजर खान को दिए और कुछ बहलोल लोधी देकर सेंट्रल एशिया चले गए तिमूर। बात समझा जी? हैं? एक अरबी है, एक अफगानी है, और एडमिनिस्ट्रेशन सबका क्या चल रहा है? फारसी। समझे बातों को? खुतबा पढ़ाया दोनों के नाम पर। इसके बाद कई शासक आए हैं, आप देखिए। इसके बाद मुबारक शाह आया है, उसके बाद मोहम्मद शाह आया है, आलम शाह। सर जी, सैयदों ने कुछ नहीं किया, बस टेरिटरी लूज किया है। मैं आपको बताऊं कि मुबारक शाह, मोहम्मद शाह आते आते तक 30 माइल का दिल्ली सुल्तान का एरिया हो गया था। फॉरगेट अबाउट बंगाल और गुजरात। आप इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल देख सकते हैं इससे। अरे यार ये क्या चक्कर है यार? क्या चल रहा है यार ये आज? इसको शांत करो यार, ये इसको ठंडा करके रखा करो यार। इसको 27 पे करो, शायद शायद नहीं ले रहा है ये, इसकी हालत खराब हो गई है। नहीं नहीं, 20 कम करो, कम करो, गर्मी लग रहा है ना, इसको गर्मी लग रहा है। देख रहे हो आराम आराम चल रहा है वो। भाई चल यार, ये देखो आप, ये बड़ा भी तो किया हुआ लग रहा है। आप देखिए सर, यहां पे पहुंच चुके हो, बीच में सैयद का दिखाई नहीं, सैयद का तो और छोटा है, 30 माइल का है सर। दिल्ली सुल्तानों में कहा, मामलुक में ये थे, खिलजी में ये थे, तुगलक ने तो पूरा भारतीय चक्रवर्ती बन गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सैयद में तो और भी छोटा हो गया था। तो बहलोल लोधी के लिए बहुत इजी हो गया कि सैयदों को डिस्प्लेस करें, तो वो अपना पंजाब का गवर्नरशिप अपने हाथ में लिया और इसने सैयद को डिस्प्लेस कर दिया। बात समझा कि नहीं? अब सबसे बहलोल लोधी के साथ एडवांटेज क्या है? उसके हाथ में पंजाब है, और उसके हाथ में अगर पंजाब है, मुल्तान का बेल्ट उसके हाथ में आ गया, पेशावर उसके हाथ में आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट से कोई भी अटैक करेगा तो बहलोल लोधी का अच्छा खासा कमांड है वहां पर। हाँ, काफी रूल किया है उसने। अब बहलोल लोधी का बेटा है सिकंदर लोधी, ये सन की है थोड़ा सा, इसको भी इसने अपने नाम को बहुत सीरियसली ले रखा है। एक तो वो लोधी है, वो है अफगानी। अफगानी और राजपूत ये सर झुकना नहीं जानते हैं भैया, मर जाएंगे झुकेंगे नहीं। ऊपर से इसका नाम सिकंदर लोधी किसी ने रख दिया, उसके पापा ने, बहलोल लोधी ने। इसने अपने नाम को सीरियसली ले लिया, कह रहा मैं सिकंदर लोधी हूं, मैं सिकंदर सानी बनूंगा।
अब इसको भी कुत्ता काटा सिकंदर सानी बनने का। किस चीज को कुत्ता काटा सिकंदर? अलाउद्दीन खिलजी को काटा है, मोहम्मद बिन तुगलक को काटा है, और सिकंदर। उसमें बस अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सक्सेसफुल रहा है। हाँ, नहीं, उलमाओं से तो झगड़ा था अलाउद्दीन खिलजी का। उलेमाओं को नहीं सुनता था वो। अच्छा, उलेमाओं के साथ झगड़ा क्यों हुआ था उसका मालूम है कि नहीं? अलाउद्दीन खिलजी का, उसकी भी जमीन उसे हड़प लिया। अब समझाए जाएंगे कौन? मोहम्मद सिकंदर लोदी। अच्छा, सिकंदर लोदी के साथ दिक्कत क्या है? ही इज बोर्न विद द हिंदू मदर। उसकी माता जी जो है वो हिंदू मदर है। बहलोल लोदी का जो बेटा है, तो बहलोल लोदी की शादी हिंदू से हुई थी, समझे बातों की नहीं? तो उनका जो बेटा हुआ सिकंदर लोदी, तो वो हिंदू मदर से हुआ। अब क्लर्जी क्लास हमेशा उसको शक की निगाह से देखे। जैसे अकबर के जोधा भाई से शादी हुई, तो क्लर्जी क्लास हमेशा बात बात पे उसको टोके, ये क्या चल रहा है, अंदर में भजन का आवाज क्या आ रहा है, वो क्यों बाहर घूम रही है, समझे बातों की नहीं? और अकबर को ये बात बहुत बुरा लगता था, बात बात पे सब उसको टोक दे, तुम छोटे हो, तुम अनपढ़ हो, नहीं समझे बातों की नहीं? तो अकबर के अंदर ना उसे प्रूफ भी करना था। अकबर अच्छा हुआ अनपढ़ हुआ। अगर वो पढ़ा लिखा होता ना, तो फिर वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाता। अनपढ़ था तो उसको वो इमोशनल था, समझे बातों की नहीं? अब यहां पर क्या है, सिकंदर लोदी क्या है, पढ़ा लिखा तो है ही, और उसने अपने नाम को सीरियसली भी ले रखा, हिस्ट्री भी पढ़ लिया है कि सिकंदर एक आदमी था जो मैसिडोनिया से भारत में आया था, उसने जीत लिया था। तो सिकंदर लोदी ने अपने नाम को सीरियस लिया, और उसको कुत्ता किसका काटा? सिकंदर सानी में। उसे पूरा भारत जीतना था, प्राचीन। हर मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीयों को खुरासन और ट्रांसोक्सानिया जीतने से क्या मतलब है यार? मेरा नाम हो जाएगा सिकंदर सानी, उसे खुरासन ट्रांसोक्सानिया। अबे तुम्हारा भारत तुमसे समझ नहीं रहा, तुम कहां ट्रांसोक्सानिया जा रहे हो भाई? मोहम्मद बिन तुगलक वाला काम कर रहे हो। अच्छा, अब इसे हिंदू मदर से जन्मा हुआ था, तो इसे मुसलमान बनना था। मुसलमान, अच्छा, दिल्ली सुल्तानों में मुसलमान बनने से ज्यादा मुसलमान जताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान टीम इतना खराब परफॉर्मेंस क्यों करती है तुम्हें पता है? आप किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर से पूछिएगा ना, वो आपको अपनी टीम के एनालिसिस नहीं बताएगा। आप किसी भी प्लेयर से पूछिएगा, अच्छा इंशाल्लाह वी हैव प्लेड वेल, लेकिन सर वो हमारा आज दिन नहीं था। वो ये नहीं बोलेगा कि सर ऐसा था ना, हम लोग फर्स्ट हाफ में ये स्ट्रेटजी अपनाए थे कि बॉल इन स्विंग होगा तो हम लोग ऐसे मारेंगे, आउट स्विंग होगा तो हम लोग ऐसे मारेंगे, फलाना डीम होगा तो ऐसे करेंगे, हमने सोचा था कि बॉल को बाहर रखेंगे या यॉर्कर। ऐसा कोई एनालिसिस नहीं होगा। किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर से पूछ लीजिएगा, वो क्या बोलेगा? अच्छा ऐसा था कि फलाना प्रॉफिट मोहम्मद के ये सनी लॉ थे, उनको भी जो है इजिप्ट का सुल्तान बना दिया गया था, एक दिन हम भी इंशाल्लाह सुल्तान बनेंगे। अबे तुम क्रिकेटर हो क्या हो बे? ऐसा वो क्यों करते तुम्हें मतलब मालूम है? उन्हें मालूम होता है कि अगर वो ऐसे ऐसी बातें करेंगे ना, तो जो वो क्लर्जी क्लास है पाकिस्तान में, उसे लगेगा कि बहुत जबरदस्त का मुस्लिम, हार्डेंट मुस्लिम है, इसको तो टीम में होना चाहिए। इसीलिए आप देखिए प्लेग्राउंड में कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनको दिखाना ज्यादा होता है कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। नहीं नहीं, वो जानबूझ के करते हैं, उन्हें मालूम होता है कि परफॉर्मेंस खराब भी हो जाए, अगर ऐसा करेंगे तो टीम में बने रहेंगे। दिल्ली सुल्तानों के साथ भी यही हालत है। वो मुसलमान कम है, मुसलमान जताना ज्यादा है उनको। अबे तुम मुसलमान होते तुम दारू पीते ही ना, अफीम गांजा मारते ही ना, है हरम में जाते ही ना। नहीं समझ लो बातों की नहीं, पर नहीं, उन्हें मुसलमान जताना ज्यादा है। अभी इसको कुत्ता काटा है मुसलमान जताने वाला, क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी जो है वो हिंदू मदर है, उसको डाउट है भाई क्लर्जी क्लास अपन को। आधे लोग तो नोवेल्टी से परेशान है भाई, तुर्की अरबी फारसी।
इसने कहा कुछ तो अपन को करना होगा, नहीं तो अपने को लगेगा कि अपन हिंदू के सपोर्टर हैं। अभी मेरे को बिल्कुल माइल दिखने का नहीं, अगर जरा से माइल हुआ तो मेरे को तुरंत पकड़ लिया जाएगा, हिंदू मदर का आदमी है इसीलिए देखो माइल हो रहा है। वो भाई अगला वाला अगर मान लो ट्रू मतलब मुस्लिम मदर और फादर से जन्मा हुआ जो बच्चा है, अगर वो थोड़ा सा लीनियंट हो भी आ जाए, भूखा है इसको खाना खिलाओ, वो बिल्कुल नहीं, यू आर हिंदू, चलो साइड हटो। वो मंदिर तोड़वाए इसने, कहा यार मंदिर तोड़वा देंगे तो 4 लोग और कहेंगे उलेमा खुश। ज्वाला कोई ज्वालामुखी करके कोई टेंपल था उसको तोड़वा दिया, मथुरा को डिवास्टेट करवा दिया टेंपल को। अब उसको लगा कि भाई क्लर्जी क्लास खुश है, मंदिर तोड़ दिया आपने। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस ही वाज अ लॉरेट, उसने अपना स्क्रिप्ट लिखा था, गुलरुखी स्क्रिप्ट कहते हैं उसको, इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। उसमें उसने क्या किया, कई सारे हिंदू टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया। भाई हाइब्रिड ब्लड है, थोड़ा बहुत तो आएगा ना। आयुर्वेद को फरहांगे सिकंदरी करके एक किताब है जो कि सिकंदर लोदी ने लिखा है, आयुर्वेद का पर्शियन ट्रांसलेशन है वो। बात समझा कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट, सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी के बाद आते हैं तुम्हारे एक और सन की, इब्राहिम लोदी। भाई इसकी कहानी तो मैं तुम्हें बता सकता हूं पर रस ले लेके, लेकिन मेरे पास कुछ टाइम की ऑब्लिगेशन है और इतना आपको जानना भी नहीं है। लेकिन ये भी है भाई, ये भी सन की है। देखो क्या सनकपना है इसके अंदर। तुमने यू बीइंग एन इब्राहिम लोदी, सही है सर, अब आप मुगलों की तरफ जा रहे हैं। यू बीइंग एन इब्राहिम लोदी, बीइंग अ सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तनत, अफगानी है वो तुम, तो तुमने अपने गवर्नर छोड़ रखे हैं कुछ पंजाब में दौलत खान लोदी के फॉर्म में, कुछ तुम्हारे राजपूत हैं, क्या नाम है उनका, राणा संघा, तुम्हारे सामने मालवा में मेदनी राय है, तुम्हारे अपने अपने गवर्नर हैं। देखो इफ यू वांट टू क्रिएट अ एबल एडमिनिस्ट्रेशन और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी डायनेस्टी को बांध बचा के रखना है, तो तुमको पता है कि नॉर्थ वेस्ट से कभी भी एक्सपेंशन हो सकता है। भाई आज की नई बात तो है नहीं, ये तो गजनियों समय से चलता आ रहा है, गजनी छोड़ो दाहिर के समय से चलता आ रहा है, मोहम्मद बिन कासिम के समय से चलता आ रहा है कि तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वो प्रोन टू अटैक है। अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, बहुत सारे लोग आए अटैक किए, बाद में अभी आएंगे अटैक भी करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तुम प्रोन टू अटैक है, तो कम से कम मेरे भैया, मेरे दादा, मेरे चाचा, नॉर्थ वेस्ट के गवर्नर को तो खुश रखो। तुम्हारे अपने ही चाचा दौलत खान लोदी तुमसे कुछ नहीं, तुम जुत्ता मारते हो उसको, कोर्ट में आ रहे हो तो उसको बदनाम कर रहे हो, उसको गरिया रहे हो, लात मार दिए हो तुम। थोड़ा सनकपना कम रखो। नहीं समझा बात को? अरे भाई तुमको पता है कि इससे लोग आते हैं, तो तुम्हारा यहां पे रहने वाले जो लोग होंगे उनको तुम ध्यान रखोगे ना यार कि ये दुखी ना रहे, कल के डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तुम भैया उसको जूता मार रहे हो यार, गरिया रहे हो उसको बैठ के, एरोगेंट है आदमी। दौलत खान लोदी ने कसम खा लिया बेटा इसको छोड़ेंगे नहीं। दौलत खान लोदी को पता चला कि एक समरकंडी है जो फरगना हार गया है और काबुल में आकर शादी करके बसा हुआ है बाबर, तिमूरी है वो, तुर्की ब्लड। समझ में आ रहा है? अगर इसको भारत में लाया जाए तो काम हो सकता है, इस इब्राहिम लोदी को हराया जा सकता है। जब तुम्हारे यहां ही आस्तीन के सांप हो जाएंगे ना सर, जब तुम्हारे यहाँ ही विभीषण हो जाएंगे, तुम भैया तुम्हारा अंपायर 2 सेकंड नहीं टिकने वाला है। अब दौलत खान लोदी भी कम बड़ा सनकी नहीं था। जब इसने बाबर को बुलाया तो ये बाबर को बुलाया कि इब्राहिम लोदी खुदे बाबर से लड़ने लगा। सर जी 4 एक्सपीडिशन लगा है, चौथे एक्सपीडिशन में पहले कहा बाबर कहा कि भैया इब्राहिम लोदी को बाद में आएंगे, पहले दौलत खान लोदी को लतियाओ।
ये बार बार बुलाता है और हम ही से लड़ने लग जाता है। चौथे एक्सपेडिशन में दौलत खान लोधी को हराया गया है, पांचवें एक्सपेडिशन में वो इब्राहिम लोधी से लड़ने गया है। अच्छा, देयर इज अ कंट्रोवर्शियल थिंग ऑल्सो, पहले बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बाबर को भारत में आने के लिए बहुत सारे कारण हैं। एक तो तुम्हारा ये कारण है कि इब्राहिम लोधी ने, दौलत खान लोधी ने बुलाया है कि भैया आओ तुम दिल्ली में रहो, ऐसा शासन करो, फलाना करो। दूसरा है बाबर के अंदर भी हिंदुस्तान को लेकर बहुत सारी बात है। उसके दादा परदादाओं ने बहुत समझा रखा है, हिंदुस्तान ऐसा है, सोने की चिड़िया ऐसा है, फलाना है, दिमाग है। उसको इस चीज को अगर आपको देखना है, देयर इज वन वेब सीरीज कॉल्ड पता नहीं एम्पायर करके कुछ नाम है। गलत दिखाया गया है, बहुत सारी बातें गलत है, लेकिन ये एरिया सही है। उसे बोला है, उसके दिमाग में उसके फादर ने बस रोजी पिक्चर क्रिएट कर रखा है भारत को लेकर कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां हमें मतलब जीतना है, ऐसा करना है, वैसा। अब कुछ इतिहासकार इस चीज को कहते हैं कि जो ये रोजी पिक्चर क्रिएट किया गया है, ये सिचुएशन की डिमांड है। देखो कैसे सिचुएशन की डिमांड है। यहां पे ऑटोमन टर्क है, यहां पर ऑटोमन टर्क है? अरे खलीफा, ये तुर्की खलीफा है, अब तो आ गया है तुर्की खलीफा। उसके बाद यहां पर जो एम्पायर स्टैब्लिश हुआ है वो भी तुर्कियों का है, समनिद एम्पायर। यहां पर सेंट्रल एशिया में भी तुर्की है। तो बाबर को अगर काबुल में है वो, तो क्या वो ऑटोमन टर्क से लड़ाई करेगा? किस बात को लेकर? खलीफा से लड़ोगे तुम, तुम्हारा आर्मी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम समनिद एम्पायर से लड़ोगे, वो भी तुर्की है, इधर जाओगे तो भी तुर्की है। तो उसके पास ऑप्शन क्या है यार? तो खुद समरकंद से भाग कर आया है, भारत में जाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ज्योग्राफिकली कंस्ट्रेंड है वो। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं फालतू बातें, रोजी पिक्चर नहीं है, बाबर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो दौलत खान लोधी ने उसको और रास्ता दिखा दिया। अच्छा, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राणा संघा इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। मैं आता हूं इधर, रुक जाओ। कुछ इतिहासकार कह रहे हैं, देखो इधर पिक्चर देखो, ये पिक्चर दिखाई दे रहा है। अब देखो बाबर का किंगडम है काबुल पे, यहां पर इधर जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सारे तुर्की लोग हैं। अब पंजाब में दौलत खान लोधी है जिसने इसको इनवाइट किया है, आ जाओ भाई। अब देखिए, देयर इज वन कंट्रोवर्शियल पॉइंट ओवर हियर। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राणा संघा ने भी जो है इनवाइट किया है, ये कहते हुए कि बाबर तुम दिल्ली और आगरा दोनों जीतना, आगरा मुझे दे देना और दिल्ली तुम रख लेना। ये कुछ इतिहासकारों के बीच में ये है। और राणा संघा है कहां? यहां पर। पंजाब का दौलत खान लोधी बुला रहा है और राजस्थान के राजपूत कन्फेडरेसी में राणा संघा भी बाबर को बुला रहा है। देयर इज नो कंफर्मिटी इन दैट। दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया है, इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस है, ये कई सारी किताबों में मिलता है। पर राणा संघा ने बाबर को बुलाया है, इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। समझ मारा? एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि एक राजपूत किसी तुर्की को बुला रहा है कि तुम आओ और मेरे बदले लड़ो। ये डिफिकल्ट है इस चीज को मानना। कम से कम अफगानी और राजपूतों पे तो ये नहीं माना जा सकता कि वो अपनी लड़ाई किसी और के जिम्मे छोड़ रहे हैं। नहीं समझा? राजपूत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा भाई, किसी को बुलाएगा नहीं वो। फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में बुलाया गया था जयचंद द्वारा।
अभी आया ना, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, वो भी आएगा। हार गया था। हाँ खुद ही निपटा सकता था, लेकिन नहीं नहीं, वो ही वॉज वेरी पावरफुल कॉन्फिडेंसी। एक बैटल में हारने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि तुम पूरी कॉन्फिडेंसी को ही हटा दोगे। एक बहुत बड़ा रूल था, देखो ना अब्राहम लोदी का कितना बड़ा रूल है। अब देखो यहां पर दो चीजें आपके सामने आता है। बाबर के पास इतना समझ में आ गया कि बाबर हैज गॉट इन्विटेशन फ्रॉम दौलत खान लोदी, बट देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस दैट राणा संगा आल्सो कॉल्ड बाबर। नहीं समझा बात को? इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, पर तुम लिख सकते हो, एक पॉइंट बढ़ जाएगा तुम्हारा कि राणा संगा को बुलाया गया। अच्छा बाबर आए, 4 बार तो दौलत खान लोधिये से लड़े और बुलाया और आपस में झगड़ा हो जाए दोनों का। 5वें एक्सपेडिशन में, चौथे एक्सपेडिशन में दौलत खान लोधी को हराया गया और 5वें में इब्राहिम लोधी को हराने की बात हुई। भाई साहब इसको कहते हैं हमारा पहला बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। अब सुन लीजिए बहुत कायदे से बात को। सर जी हालत खराब कर दिया इब्राहिम लोधी ने बाबर का, हालत खराब कर दिया है। मतलब बाबर वॉज ऑलमोस्ट इन द वर्ज ऑफ लूजिंग दैट बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसको आप कहते हैं। मतलब वो ऑलमोस्ट हार गया था वो। बट उस समय ना एक चीज हुआ, उसी के अपने ही दोस्त ने उसको बारूद ला के दिया। कहा देखो तुम्हारे लिए मैं एक सरप्राइज गिफ्ट लाया हूं और तुम इससे जरूर जीत जाओगे। वो बारूद लाया, दिखाया, आग लग गई, तुरंत आग लग जा रहा है। कहा एक काम करो इसका गोला बनाओ तुम, समझे? अब गोले को तुम क्या करो, कैनन से, कैटापल्ट जैसे होता है ना, ऐसे करके मारता है, उस गोले से मारो, आग लगाओ, मर जाएगा। बाबर ने 1-2 बार ट्राई भी किया और फिर भी हार गया, फिर भी उसकी हालत टाइट कर दिया इब्राहिम लोधी ने। अब इब्राहिम लोधी के सक्सेसफुल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था उसके पास हाथी था। वो हाथी को अफीम खिलाकर युद्ध में छोड़ देते थे और उस पर घंटा बजा देते थे, पटाखे उटाखे जला देते, वो एकदम पगलाया हुआ ऐसे करके। समझे बात हो कि नहीं? तो ऑलमोस्ट बाबर की आर्मी को क्रश कर दे रहा था। बाबर के पास उतनी बड़ी आर्मी भी नहीं थी, 5,000 की आर्मी थी और बाबर का हालत खराब था, यार अभी कैसे होगा, क्या होगा। तो बाबर के जो जो जनरल थे उसने एक आइडिया दिया, कहा एक काम करो यार, इसके जीतने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है हाथी। तुम एक काम करो, तुम फालतू के सैनिकों पर अटैक ना करो, हाथियों पर अटैक करो। और जो तुमने हाथियों पर अटैक किया तो वो पीछे की तरफ मुड़ेंगे तो अपनी आर्मी को रौंद के निकल जाएंगे। यही काम बाबर ने किया। बाबर ने पूरे हाथियों पर अटैक करना शुरू कर दिया, हाथी छड़बड़ा के भागने लगे। वो अफीम खाए हुए थे, उनको पता नहीं कि वो किसकी, बाबर की आर्मी है या उसकी आर्मी है। वो इब्राहिम लोधी की आर्मी कचर के निकल गया। समझे बात हो कि नहीं? बाद में एक रूमर फैल गया कि भाई इब्राहिम लोधी मारा गया, इब्राहिम लोधी मारा गया, सारे के सारे आर्मी ने सरेंडर कर दिया। इस तरीके से पहला बैटल ऑफ पानीपत जो है बाबर जीत गया। समझे बात हो कि नहीं? बाबर जीता। तो अब बाबर जब जीता तो दिल्ली और आगरा दोनों जीत लिया बाबर, क्योंकि अब तो उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। तो राणा संगा के सामने प्रॉब्लम आई कि बेटा तुम तो बता नहीं रहे हो यार, आगरा दोगे कि नहीं। खैर ये कहानी हम लोग थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। We have now entered into the Mughal dynasty. There are 2-3 things which I wanted to discuss. बाबर से पूछा गया भाई कि आप कहां के हैं, और दिस वाज आस्क्ड इन यूपीएससी आल्सो। तो बाबर बोलता है कि मेरे पिता तिमूरी खानदान के हैं और मेरी माता चंगेज खान खानदान की है, लेकिन मैं अपने आप को तिमुराइड मानता हूं। क्या मानता हूं? तिमूरी मानता हूं। लेकिन जो पर्शियंस थे उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनका क्या नाम दिया जाए, तो इनको मान रहे थे कि ये मंगोल से आए हुए हैं, इसीलिए वो लोग मुगल मुगल बोलने लगे, जो भारत में आकर क्या बन गया, मुगल बन गया। तो हम लोग इनको मुगल कहना शुरू किए। समझे बात होगी नहीं? वरना ये मुगल नहीं है, बेसिकली दे आर तिमुराइट्स, अपने आप को तिमुराइट मानते हैं, जो कि आपको सेंट्रल एशिया ट्राइब्स हैं, जो कि तिमुरी तुर्की टाइप्स हैं। अच्छा अब बात को सुन लो। देयर इज वन टर्म कॉल्ड तिमुराइड आइडियोलॉजी।
इस आइडियोलॉजी को तुम्हें समझना होगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि दिल्ली सुल्तानों में और मुगलों में क्या बेसिक अंतर है। मेरी बात को ध्यान सुनो। तिमुराइड आइडियोलॉजी ये कहता है, सर हाउ मेनी ऑफ यू गेट बोर्ड, या समझ में नहीं आ रहा? सर आपको समझ में आ रहा है? यू आर न्यू कैंडिडेट, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सर? सर यू रेड शर्ट, रेड टी शर्ट सर। नहीं सर, यू आर नॉट कंफर्टेबल देन। तो नया है, पहला टॉपिक है, थोड़ा सा 2-3 दिन आप देते तो आपको ज्यादा समझ में आता है ना सर। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कर दे रहा हूं मैं। फाइन मैम, आर यू गेटिंग माई सेल्फ? अच्छा, व्हाट मैं क्या बता रहा था? तिमुराइड आइडियोलॉजी। तिमुराइड आइडियोलॉजी क्या कहता है, सुन लो। तिमुराइड आइडियोलॉजी कहता है कि जहां जाओ राउंड दो, टोटल डिवास्टेशन, एनेक्सेशन करो, अंपायर को बढ़ाओ। दैट वाज नॉट द आइडियोलॉजी ऑफ द मंगोल्स। चंगेज खान की आइडियोलॉजी नहीं है, मुगल्स के, मंगोल, वो उनका तो ये आइडियोलॉजी है कि तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कचर दूंगा। इनका नहीं है, इनको बढ़ाना है, कॉन्क्वेस्ट करना है, कचर देना है। अच्छा, एक बार अगर तुमने कचर दिया, एक बार अगर तुमने उस एरिया को कचर दिया और अपने अंदर ले लिया, अब यहां से गेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद पॉलिसी ऑफ बेनिवोलेंस होगा। कचर दिया, अरे आइए आइए आइए, आप राजा रहिए। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, आप लोग सब भाई भाई हैं, एक गॉड के संतान है, आप लोग सब आराम से रहिए। इसलिए आप औरंगजेब की थोड़ा सा पार्ट हटा दें तो आपको मुगलों में वैसा हिंदू मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट नजर नहीं आएगा। बात समझे कि नहीं? क्योंकि तिमुरियड आइडियोलॉजी ये बात मानता ही नहीं है। अकबर आपको इबादत खाना करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो तिमुरियड आइडियोलॉजी है। एक बार कॉन्क्वेस्ट कर लिया तो उसके बाद आप रिलीजन के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते, आपको सबको एक मानना पड़ेगा। इसीलिए जिजिया एबोलिश किया अकबर ने, तिमुरियड आइडियोलॉजी है। समझा बात हो कि नहीं? एक बार अगर आपने उस एरिया को कॉन्क्वेस्ट कर लिया, उसके बाद जो है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपको बेनिवोलेंस दिखाना, पूरी शांति। दूसरी बात, तिमुरिड आइडियोलॉजी रादर देन गोइंग फॉर द स्ट्रॉन्ग क्लर्जिकल ऑर्डर, तिमुरिड आइडियोलॉजी एकदम एक्सट्रीम इस्लाम फॉलो करने के बजाय, क्लर्जी जैसा बोला, उलेमा जैसा बोल रहे, उसको मानने के बजाय उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को मानता है कि इस्लाम एक्चुअली कहना क्या चाहता है। इसलिए देखिएगा, ज्यादातर मुगल जो होंगे आपके सामने, वो सूफी को मानने वाले ज्यादा होंगे रादर देन उलेमा को मानने वाले। इसलिए देखिएगा कि पूरे के पूरे मुगलिया सल्तनत में एक को उलेमा अपने शासक से खुश नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अरे इसका परफेक्ट एग्जांपल अकबर है। अकबर के कोर्ट में क्या तो उलेमा था यार, बरानी क्या नाम था उसका यार, गजब का क्रिटिसाइज किया भाई सब अकबर को। उसको एक चैप्टर लिखने दे दिया अबुल फजल ने कि तुम भैया अकबरनामा में लिख लो, एक चैप्टर में बुराई के अलावा कुछ नहीं लिखा है। ये तिमुरिड आइडियोलॉजी है जिसके वजह से ये दीने इलाही अकबर शुरू करते हैं। बात समझा कि नहीं? तो तिमुरिड आइडियोलॉजी ये बिलीव करता है कि पहले तो हम तुम्हें कचर देंगे, उसके बाद बेनिवोलेंस दिखाएंगे, शासक होगा तुमको स्टैब्लिश कर देंगे, हिंदू मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई माइनॉरिटी दुखी नहीं रहना चाहिए, सब एक ईश्वर के संतान है। ये तिमुरिड आइडियोलॉजी मानता है। तीसरा, तिमुरिड आइडियोलॉजी मानता है डिवाइन किंगशिप में। वो कहता भाई रॉयल ब्लड है, डिवाइन किंगशिप मतलब ईश्वर का एक कतरा है खून का आपका राजा।
और वही राजा बनेगा। इसीलिए देखिएगा कि नोबेलिटी कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, फारूक सियार, सैयद ब्रदर्स, जुल्फिकार खान, नोबेलिटी कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, वो राजा नहीं बनेगा दिल्ली सुल्तानों की तरह, कि पता चला कि बलबन मजबूत हो गए नोबेलिटी में तो वही राजा बन जाएंगे। नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं भैया। सैयद बदर चाहता तो खुद भी राजा बन सकता था। उसने कहा है मोहम्मद शाह रंगीला को राजा बनाया, भैया वो तो कथक कर रहा है? वही बातें तुम्हें अजीब लगती है ना, बड़ा मैं ब्लिटेंटली और न्यूडली बोल देता हूं चीज को। कथक करता था यार, रंगीला नाम था उसका भाई, है? फारूक सियार को हेडलेस किंग कह रहे हो तुम। जुल्फिकार खान ने तो फारूक सियार को राजा बनाया, खुद का ही राजा बन गया। कभी ऐसा सोचा आपने? भाई तिमूरी आइडियोलॉजी के तहत वो बन ही नहीं सकता, तो उसको राजा एक्सेप्ट ही नहीं कोई करता। अगर कल के डेट में नोबेलिटी जैसे दिल्ली सुल्तानों में था कि बलबन राजा बन गया, बलबन तो चलगमी का पार्ट था ना? रजिया सुल्ताना राजा बन जा रही है। इल्तुतमिश वो तो स्लेव था, वो राजा बना जा रहा है। तो वो तुर्की आइडियोलॉजी जरूर फॉलो कर रहे हैं कि भैया जो योग्य से होगा वो शासक होगा। यहां पे ये योग्य वाला शासक वाला नहीं है। नहीं तो दाढ़ी पीकर अय्यासी करने वाला जहांगीर राजा बनता ही नहीं। अय्यासियों में तो सर मुगलों ने एकदम, समझ रहे बात? बाबर तो उस लेवल का आदमी था कि वो अपने बेटे के साथ अय्यासी कर रहा है। बाबर और हुमायूं दोनों साथ में दारू पीते थे और अफीम गांजा मारते थे और लड़कियों का नाच देख रहे हैं साथ में। मेरा भाई नहीं, मेरा दोस्त है। समझे बातों की नहीं? शुरुआत से ही सबको दारू वारू का नशा चढ़ा दिया गया था। अभी पप्पा जी ही बता रहे हैं बेटे को, बेटा पी ले, दो जाम से जाम टकरा। तो हुमायूं की शुरुआत से लत लगा हुआ था। अकबर भाई साहब खिचड़ी खा रहा था उसका, वो पढ़ा लिखा नहीं था। पढ़ा लिखा होता तो वो भी अफीम गांजा मार रहा होता। नहीं, मौका तो मिला। बहुत लंबा शासन है यार, 50 साल का शासन। औरंगजेब नहीं पीता, औरंगजेब के नहीं पीने का बहुत है, उसके पास पैसे ही नहीं है। उसकी हालत खराब है दोस्त, उसकी हालत खराब है दोस्त। भाई आई हैव, लोगों को औरंगजेब से गुस्सा आता है, मुझे उस पर दया आता है। मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं, औरंगजेब भाई साहब बहुत दुखी इंसान है यार। मतलब औरंगजेब को तो सर जी आप छोड़ दीजिए सर, वो बहुत बहुत जला हुआ आदमी है। समझे बातों की नहीं? उसको अपना इस्लामिक जो स्टॉन्चनेस है ना वही खा गया। औरंगजेब को अकबर से सीखना चाहिए था। मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, कम से कम अकबर वाली एक्टिंग ही कर लेता जैसे अकबर एक्टिंग कर रहा था। अकबर को, अकबर लिबरल था कि नहीं था ये नहीं बोला जा सकता है, उसकी पॉलिसीज से आप उसको लिबरलिज्म बताते हो ना। लेकिन अकबर को पता था कि भाई देख ये हिंदुओं का जगह है, अभी यहां पे अपन दिखाएंगे ज्यादा तो दिक्कत हो जाएगा, तो तिमुरिड आइडियोलॉजी पे जाते हैं। अपना तिमुरिड आइडियोलॉजी पे गया, बाद में ही हैज गॉटन की इंटरेस्ट इन रिलीजन, ही स्टार्टेड डिस्कसिंग थिंग्स, ही ड्वेल इनटू दैट। तो क्या होता है ना, जब आप मूर्ख होते हो, पढ़े लिखे नहीं होते, तो आप चीजों को बड़े मतलब अरे ऐसा भी होता है क्या, वैसा भी है क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा है क्या, भगवान है क्या, जीसस क्राइस्ट है क्या? अरे तो आदमी ना क्यूरियोसिटी, तो एम्प्टी माइंड विद अ क्यूरियस क्यूरियोसिटी दैट लेड टू द न्यू इनोवेशन।
अब सामने वाला आदमी कह रहा भाई हम दीन इलाही ला रहे हैं और हम उसके प्रवर्तक हो गए। तो देखो यही है ना मूर्खता का। तुम भाई तुम्हारी नोवेल्टी मुसलमान है, जब तुम ये बोल रहे हो कि हम उसके प्रवर्तक हैं तो सामने वाला बरानी बोल रहा है क्या कि यार ऐसा तो नहीं है कि इसने अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया है। ये क्या कर रहा है? तो लोगों को दीन इलाही से ज्यादा ना अकबर को प्रॉफिटशिप डिक्लेयर करने में प्रॉब्लम है। खैर विल डिस्कस इन अकबर चैप्टर। अच्छा मैं कहा था तिमुराइड आइडियोलॉजी डिवाइन किनशिप का है। कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी अयोग्य शासक क्यों ना, सामने वाला कत्थक क्यों ना हो, गे क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, राजा वही बनेगा। समझ लो बात। डिक्लेयर्ड होमोसेक्सुअल हो, जो इस्लाम के हिसाब से हराम है, हाँ, डिक्लेयर्ड होमोसेक्सुअल क्यों ना, आई कैन गिव यू एग्जांपल्स, बट ही और शी विल बी द किंग, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो रॉयल ब्लड से बिलोंग करता है। और वो तिमुरिड आइडियोलॉजी क्या कहता है, डिवाइन किंगशिप पे बिलीव करता है। तो भैया जब राजा को आप ईश्वर से कनेक्ट करने लग जाओगे ना, तो फिर अगला वाला तो नहीं होगा ना, वो रॉयल ब्लड माना ही नहीं, माना ही नहीं जाएगा उसको। तो दीज आर फ्यू तिमुराइड आइडियोलॉजी, और आपको पूरा मुगलिय सल्तनत में यही चीज नजर आएगा। बात समझा कि नहीं? ये चीज आएगा। अच्छा एक मिनट बाबू, थोड़ा मैं ना बाबर पे आ जाऊं, तो बाबर को थोड़ा बता दूं मैं कायदे से, उसके बाद फिर मुझे ना अभी दिल्ली सुल्तान पे आना है वापस, और दिल्ली सुल्तान पर आकर और मुझे वो आर्किटेक्चर बताना है। तो दो तीन चीजें हो जाएगी ना, तो बाबू मैं ना तब बोल नहीं पाऊंगा ना, मैं बहुत पुश कर रहा हूँ अपने आप को। अब बोलो तुम कुछ पूछना चाह रहे, बताओ। अब नहीं लेने की जरूरत है, अब वो हो गया, अब लेने की जरूरत नहीं है। अभी अभी खलीफों का पावर थोड़ा कम हो गया, और मतलब खलीफा खुद पॉलिटिकल पावर इमर्ज कर रहा है, ऑटोमन टर्क आ गया है। कह रहा भैया तुझे क्यों सुल्तान डिक्लेयर करूंगा, मैं खुद ना सुल्तान बन जाऊं। पहले तो अरबी थे ना, दे आर स्पिरिचुअल पावर। ऑटोमन टर्क, देयर आर 4 खलीफाज राइट, वी हैव, कौन कौन थे, अब्बासिद थे, उबाइद थे, तो ये जितने लोग थे तीनों ऊपर वाले, ये तो अरबी थे। तो देवर बेसिकली कीन इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल, ये स्पिरिचुअल रिलीजियस मैटर में इस्लाम फैले बस। अब वो कौन फैला रहा, कैसे फैला रहा, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन ऑटोमन टर्क में नहीं है, इस्लाम फैलेगा नहीं, फैलाने वाला भी मैं ही रहेगा, सुल्तान भी रहेगा। तो भैया जो सामने वाला खुद ही सुल्तान डिक्लेयर करने को तैयार है, तो वो काय को सुल्तान का वो देगा? नहीं समझा बात को? अब आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप साथ खलीफा वाली बात समझ नहीं पाए होंगे अभी, थोड़ा सा सर लगेगा ना, मैं आगे पीछे कर रहा हूं ना, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। दोज हु आर अटेंडिंग माय फर्स्ट क्लास, और अगर मेरी क्लासेस बीच में छोड़ोगे तो मैं दिक्कत होगी मैं, लेकिन अगर तुम मेरी रोज क्लास देखोगे ना भाई, तुमको यकीन मानो बहुत मजा आएगा। समझ में आया? मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ, इधर उधर दाएं बाएं बहुत चलता रहता हूँ। नाउ अभी बाबर आता है, बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गया, अब बाबर भाग गया, देखो किधर। बाबर जैसे पानीपत की लड़ाई हुआ, बाबर कहा अब मेरे पास बाहर कहने को जश्न बहारा है, काबुल जीता, पेशावर जीता, लाहौर जीता, पानीपत, दिल्ली, आगरा और बंगाल। दिल्ली सुल्तान मुगलों में एक था कि सबसे पहले बंगाल जीतो, काय जीतो, ट्रेडिंग पॉइंट। अब बंगाल जीतने के बाद अगला टारगेट क्या होगा, गुजरात। प्रॉब्लम क्या है गुजरात जीतने में, राजपूत। बात समझा कि नहीं? अभी देखो सिंपल सा फंडा है भाई, देख अपने को बंगाल और गुजरात मिलाने का है, और जो दोनों मिला देगा वो होगा महान चक्रवर्ती, और ये दोनों मिलाने का काम कौन करेगा, अकबर। इसीलिए अकबर गुजरात जीतने के बाद बुलंद आवाज कहता अब तो बुलंद हो गया भाई साहब, बंगाल अपने हाथ में। बंगाल तो खैर हुमायूं काफी हद तक दे गए थे,
समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन बाद में जाकर जो है हुमायूं जब हार जाते हैं, सूर्यवंश आता है, सूर्यवंश के निकलने के बाद बंगाल भी हाथ से उनके निकल जाता है, तो बंगाल निकला और फिर गुजरात निकल गया उनके हाथ से। और जब ये दोनों मिल गया तो फिर पैसा, क्यों? क्योंकि भैया चाइना के साथ ट्रेड, साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड ऐसे 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 होते हुए गुजरात होते हुए अरबियों के पास जाएगा। इसीलिए गुजरात जितना इंपॉर्टेंट था, बंगाल और गुजरात। तो सबसे पहले इसने अटैक किस पे करना शुरू कर दिया? बंगाल पे, कि बंगाल पे अपने को करने का। और बंगाल में अभी है कौन? लोधी। बात समझे कि नहीं? मोहम्मद लोधी। ये कौन है मोहम्मद लोधी? ये इब्राहिम लोधी के ही बेटे बेटे हैं सब, बात सबसे सक्सेसर्स हैं। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। अभी देखो चैलेंजेस कहां कहां से है। इस एरिया में बाबर ने अपना कमांड कर लिया। आई विल शो यू द मैप। सी, ये वो एरिया है जो बाबर के अंदर है। यानी कबूल, पेशावर, लाहौर, सिरहिंद, दिल्ली, अमेर, पटना तक आ गया है बाबर। अब देखो, अब मामले को जरा समझो, संजीदगी को समझो। नया डायनेस्टी आया है, ये लोग किले के अंदर हैं। क्यों? बाहर वाला भैया कोई सामने को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अभी बाबर के सामने चैलेंजेस देखो क्या क्या है। नया नया डायनेस्टी स्टैब्लिश किया है, सामने वाला राजा काय माने। अबे तुमने हराया वो लोधियों को, लोधियों की औकात क्या थी? जरा सा तो लोधी थे, हम लोधी को हराए। अब तुमको क्यों सुल्तान माने भाई? कौन सा भारत इंटीग्रेटेड है अभी? पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज बाबर के लिए यह था कि बाबर आया था समरकंद, कबूल, इन सब जगहों से, वो ठंडा प्रदेश है। और ये भाई दिल्ली में, ये दिल्ली लाहौर का बेल्ट भाई जब 40 डिग्री 45 डिग्री हो जा रहा है। ओ भाई उसकी तबीयत, सर हुमायूं को भेजना पड़ गया बाबर को लाहौर, और जाओ वो उधर ठंडा ठंडे प्रदेश में, कि वो झेल नहीं पा रहा है लाहौर, वो बीमार पड़ जा रहा है हुमायूं। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज। तीसरा चैलेंज नोबेलिटी का, तुर्की, फारसी। अच्छा, ये एक एडेड कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आए हैं बाबर। पहले वाले दिल्ली सुल्तानों में केवल अफगानी थे, तुर्की थे, फारसी थे, अरबी थे। ये उज्बेकों को भी लेकर आए हैं, क्योंकि समरकंद उज्बेकिस्तान में है ना। उज्बेकों को भी ले आए, कुछ सेंट्रल एशियन ट्राइब्स को भी लेकर आए हैं। तो एक एडेड कॉम्प्लेक्सिटी लेकर खुद आए। अनदर चैलेंज, आर्मी में अफगानी है, तुर्की है, अरबी है, फारसी है, उज्बेक है। तो बाबर को अपनी आर्मी में भरोसा नहीं है। और यही सेम प्रॉब्लम हुमायूं के साथ भी है, कि इतनी डाइवर्सिटी है कि पता नहीं कि अगर मान लो हुमायूं ने आक्रमण भी किया तो उसके अपने लोग जो हैं, वो अपनी आर्मी के लोग जो हैं, वो उनका साथ देंगे कि नहीं। तो देखो कैसी कसमगस वाली सिचुएशन है सर। अच्छा, ये तो दिल्ली सुल्तान भी नहीं है कि जिहाद का नारा लगाकर खम्स के जमीन में 1/5 बंटवा के, क्योंकि ये तो तिमुरिड आइडियोलॉजी पे चलते हैं। नहीं समझा? तिमुरिड आइडियोलॉजी पे चलते हैं, इसीलिए देखिएगा कि कोई मेजर टेंपल डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है बाबर और औरंगजेब के बीच में। औरंगजेब में दिखाई देगा ज्ञान वापी और ये सब। कौन? बाबर लगाया था राजपूतों से लड़ते वक्त। लेकिन बाबर के में प्रॉब्लम यह है कि वो ज्यादा नहीं लगा सकता, रीजन बीइंग कि तिमुराइड आइडियोलॉजी भी फॉलो करनी है उसको। बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, सामने वाला कोई तैयार नहीं है, और गर्मी उसको अलग लग रहा है, और दारू पीना है उसको, दारू के बिना मर जाएगा वो, अफीम भी खाना है उसको।
तुजुके बाबरी जो चंगताई तुर्क में लिखा हुआ है, चंगताई द कम्युनिटी जहां से वो बिलोंग करता है, उसमें आप उस किताब को पढ़िए तो आपको लगेगा कि बाबर अपनी उस किताब में मेंशन किया है कि भाई मैं अकेला रहता हूं, दिन दिन रात रात भर रोता रहता हूं, मुझे अपनी जगह की याद आ रही है, समरकंद की याद आ रही है मेरे को। सामने वाला भैया नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है, होमसिक है वो। ऊपर से राजपूतों ने सर जी ना मतलब सिरदर्द बना दिया है, बिल्कुल सिरदर्द बना बैठा है। नहीं समझा? राजपूत भाई साहब सिरदर्द बना बैठा है। अच्छा, राजपूत कौन कौन सिरदर्द बना बैठा है, देखो कौन कौन। पहला राजपूत जो इनके लिए सिरदर्द बना है वो है राणा संगा। राणा संगा काहे का भाई, तुमको तो हम अपन मदद किए, तुमको बोले हमको आगरा दो, तुम तो दिए नहीं, चुप हो गए। कह रहे बेटा तेरे को आगरा देने के लिए अपन राजपूत नहीं, अपन दिल्ली नहीं आए, मेरे को अपना मुगल वंश मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश करना। अभी तेरे को मैं आगरा देता फिरा, अब तो तुम भाई साहब हो गए काम। और दिल्ली आगरा में दूरी कितनी है? तो राणा संगा का अच्छा बेटा लड़ना पड़ेगा तुमको भी। दूसरा चीज कि गुजरात पहुंचना है तो या तो डायरेक्ट लड़ते हुए आओ, वो बहुत मुश्किल है, और गुजरात तो जीतना है। क्यों? क्योंकि बंगाल और गुजरात दोनों जीतेंगे तभी कुछ बात बनेगा, पैसा साथ आएगा। तो डायरेक्ट जीतना मतलब कोलेटरल डैमेज, तो मालवा होते हुए जीतना जाना पड़ेगा गुजरात, तो मालवा को भी जीतना पड़ेगा। वहां पे चंदेरी फोर्ट और मालवा वाला रीजन, वहां पे मेदिनी राय, वो भी एक प्रॉब्लम है कि गुजरात जीतना है तो मालवा जीतना पड़ेगा, मालवा मेदिनी राय राजपूत है, वो भी प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम कि बंगाल में लोधी वंश चल रहा है, मोहम्मद लोधी। अभी गुजरात जीतकर क्या अकेला क्या करेंगे? बंगाल जब तक हाथ में नहीं आएगा तब तक क्या काम होगा? तो भैया लोधियों को भी जीतना होगा, समझ लो बात होगी नहीं। तो 1526 में पहली लड़ाई लड़ी गई थी बैटल ऑफ पानीपत, जिसे जीत लिया गया इब्राहिम लोधी द्वारा। 1527 में कहा कि भैया ये राणा संगा बहुत सिरदर्द बना बैठा है? बाबर ने कहा रुको बताते हैं तुमको। अब ये लोग जो है राणा संगा लोग जो है पालकी में आ रहे हैं भाई साहब, ऐसे चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुताई, पालकी में आ रहा है राणा संगा भाई साहब। भाई बुरा लगेगा बहुत लोगों को। अब वो बाबर भाई साहब मुचंड आदमी जो 24-24 घंटे घोड़े में बिता सकता है, 24 घंटे घोड़े बिता सकता है बाबर, सो सकता है घोड़े पे वो, ऊपर से आइए आ रहे तलवार लेके, आइए बताता है मैं तुमको, भाला जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, आओ आओ तुमको बताते हैं। अबे तुम हमारे पास क्या हो गए बे, हमारे पास तोप है, समझे? अब पालकी में आ रहे भाई साहब शासक हाँ संगा, हाइट उतारो नीचे, अभी मुझे युद्ध करना है। पैल्किन बेरर ने नीचे उतारा, कब युद्ध करूंगा मैं। और ये भाई साहब 24 घंटे रात भर दिन भर सोने वाला आदमी, उसी में सो जाए बेचारा। कह रहा अबे यार बताओ यार, ऐसे लड़ने आ रहे हमसे। राणा संगा से जो है फियर्स बैटल लड़ा जाता है, ऐसा नहीं है कि ही वाज अ वेरी पावरफुल राजपूत किंग। फाइनली जो है राणा संगा हार जाते हैं, हमें राणा संगा हारते हैं। दैट बैटल इज नोन एज खानवा। समझ में आ रहा है कि नहीं? खानवा रीजन में होता है, और वो बैटल ऑफ खानवा में 1527 में लड़ते हैं और राणा संगा हार गए। भाई साहब बहुत बड़ा बात है, हाँ बहुत बड़ी बात। क्यों? क्योंकि गुजरात का रास्ता साफ है, राणा संगा हार गया। और राणा संगा वाज दी कन्फिडेंसी ऑफ राजपूत, तो उसका हारना बहुत बड़ी बात थी। तो बैटल ऑफ खानवा
ये समझ लो कि मुगल सल्तनिया को, मतलब मुगल सल्तनिया को मजबूत का एक मजबूत नींव रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर आया क्या कि मेरे राजपूतों की आदत है कि एक बार राजा मर गया तो फिर वो फिर इमर्ज कर जाएंगे, तो मालवा जितना जरूरी है कि कल की डेट में अगर हम राजपूतों के साथ, क्योंकि फिर बार बार लड़ना, कौन कौन लड़ना चाहेगा इससे। मालवा में वो मेदिनी राय थे, वहां चंदेरी फोर्ट हुआ करता था। सर ये पता नहीं किस बाबा आदम जमाने में चल रहे हैं कि महीना 2 महीना 3 महीने का खाना जो है फोर्ट में रखकर सो गए हैं। नहीं समझा बात को। उनको लग रहा था कि सीच कर देगा ना मुझे बाबर चंदेरी फोर्ट को, तो मेरे पास 4-5-6 महीने का खाना होगा तो भागी जाएगा, अलग जाएगा। अरे भाई उसके बाद तोप है बे, वो नहीं जाएगा, तुम कोई भी सीच करोगे तोड़ देगा वो। नहीं समझा बात को। यहां पर राजपूत टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है। वो नीचे था, पुर्तगाली दिए थे विजयनगर अंपायर पे, पर उत्तर भारत में कोई अवगत नहीं था। तो सीज कर लेंगे, ये सोचा कि चंदेरी में आके सीज कर लेगा। पहले क्या नहीं होता था कि जैसे मान लो कि किला है, तो किला के चारों तरफ जो है जो आक्रमणकारी होगा वो घेर देगा, तो खाना पीने का सप्लाई बंद कर देगा। तो मेदिनी राय सोच रहे हैं कि क्यों ना हम एक काम करें, 6 महीने का खाना ले लें, कितना दिन टिके रहेंगे बाहर, 6 महीने में तो चले ही जाएंगे। पर ये भूल जा रहे हैं कि तुम जिस किले को बंद कर रहे हो उस किले का दरवाजा आराम से तोप से खोला जा सकता है। भाई किधर जा रहे हो तुम यार, ऐसे इब्राहिम लोदी थोड़ी नहा रहा है। नहीं समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहे हैं। गुप्तचर का कॉन्सेप्ट था ना, गुप्तचर ने बताया होगा कि भाई ऐसे नहीं है, तोप में ऐसे बता रहे गुप्तचर, भाई उसके पास कुछ तो है जो बरसात कर देता है आग का। सामने एवरी नॉर्थ इंडिया में कोई अवेयर नहीं है अभी गन पाउडर को लेकर, कुछ तो है जिससे बरसात का आग होने लग जाता है। तभी तो मेदिनी राय कह रहे हैं कि चलो हम बंद कर लेते हैं। देखो ऐसा है ना कि अगर कोई राजस्थानी भाई मेरी क्लास को देख रहे होंगे ना, तो हो सकता है उनको बुरा लग जाए, ऑफेंड हो जाए वो, क्योंकि क्या होता है ना, रीजनल हिस्ट्री को थोड़ा ग्लोरीफाई करके दिखाया, ऐसा लड़ा वैसा लड़ा, ऐसा मार दिया, ऐसा ग्लोरीफाई करके थोड़ा दिखाया जाता है ना। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है और ग्लोरीफाइड बैटल रहा हो, पर जितनी इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है उसमें यही है कि वो सीज किया गया। उनको लगा कि ये किले नहीं तोड़ेंगे, लेकिन भाई टेक्नोलॉजी आ गई है। अब तुम आज के डेट में अगर कोई कंट्री बोलेगा नहीं मैं अपने चारों तरफ दरवाजे बंद कर देता हूं, दीवार खड़ी कर देता हूं, अगर मैं ये कहता हूं ना मैं एक काम करते जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना है ना, मैं भारत के चारों बाउंड्री की तरफ ना एकदम दीवार खड़ी कर देता, वो भी कितनी, 25 मीटर की, लगा पूरा वाइब्रेंट विलेज कॉन्सेप्ट, 25 मीटर की दीवार खड़ी। अबे तू डू यू रियली थिंक कि 25 मीटर का दीवार जो है आज की टेक्नोलॉजी में वर्क करेगा, जहां पर प्रिसीजन से, लेजर से, आराम से, एक्सरे से देखा जा सकता है, टारगेट करके दिल्ली में आपको मिसाइल छोड़ा जा सकता है, वहां पे तुम्हें अभी लग रहा है कि दीवार भाई, एज द टेक्नोलॉजी डेवलप यू नीड टू बी गेट एडवांस इन अदर वेज। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है आपको एडवांस होना पड़ेगा चीजों से। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई, हम लोगों ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वो भी टेस्ट भी किया। अभी हम नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ तो है जो बारिश हो रहा है आग का, हम एक काम कर लेते हैं दीवार खड़ी कर देते हैं। तो दिस इज समथिंग ऑस्टिच वाली एटीट्यूड है ना। ऑस्टिच क्या करता है मैम पता है, वो जब अपना खतरा आता है ना सामने, तो वो ना वो रेत के अंदर अपना सिर कर देता है कि अब मैं देखूंगा नहीं तो मैं बच जाऊंगा। ये ऑस्टिच लाइक माइंडसेट है। तो यू लॉस्ट द बैटल, आप हार जाते हो। समझ रहे सर बात को कि नहीं, है ना। अच्छा, बंगाल इसको क्या कहते हैं हम लोग, चंदेरी, खानवा चंदेरी, पानी खानवा
चंदेरी, अगला है घोघरा। अब देखो सूरी नहीं है, शेरशाह सूरी नहीं है ये। अभी मैं आपको हुमायूं का जब बैटल बताता ना तो आपको समझ में आता है। आई हैव अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट ऑल द बैटल्स, पर उतना आपको पढ़ना नहीं है। लेकिन इतना समझो कि ये शेरशाह सूरी नहीं है, वो मोहम्मद लोदी है। शेरशाह सूरी क्या किया था, हुमायूं गया था एक्सपीडिशन के लिए बंगाल में, तो शेरशाह सूरी ने क्या किया ना, वो गया अप्रैल महीने में। शेरशाह सूरी ने क्या किया, दारू का अरेंजमेंट करा दिया। ये रे दारू पी, हुमायूं और दारू चोली दामन का रिश्ता है। कहा यार छोड़ यार, थोड़ा दारू पी लेते हैं। सुबह दारू, शाम दारू, अफीम, लड़कियों का के नाच का अरेंजमेंट करवा दिया शेरशाह सूरी। अब कहां से आ रहा है वो हुमायूं नहीं देख रहा। नाच गाने चल रहे भाई साहब, हुमायूं भी नाच रहा। कहां से आ रहा है ये सप्लाई डिमांड, कहां से है ये नहीं देख रहा होगा भाई। ये जगह बहुत बढ़िया है यार, सब कुछ इजिली अवेलेबल है, दारू भी इजिली अवेलेबल है, नाच भी इजिली अवेलेबल है, और सब ये अरेंजमेंट कौन कर रहा है, किस लिए, बस बारिश आ जाने दो, उसके बाद मुझे लड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि व्हेन इट रेन्स इन बंगाल इट पोर्स। बंगाल में बारिश नहीं होता है सर, डुबाया जाता है। समझे बातों की, बस शेरशाह सूरी उसी चीज का इंतजार। तो ही वाज एबल रूलर ना, मोहम्मद लोदी की वो बात नहीं है। और बाबर बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक और बहुत ज्यादा एबल राजा है। तुम फरगना में हार गया इसलिए तुम उसको वो मत कमा मत आको, कम से कम हिंदुस्तानियों के लिए तो जरूर वो एबल है। मोहम्मद लोदी भी हार गए घोघरा के बैटल में। बंगाल उसके हाथ में है, मालवा उसके हाथ में है, राजपुताना को हरा चुका है, 4 साल के अंदर लड़के खत्म हो गया। पर देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बाबर एडमिनिस्ट्रेशन। बाबर केवल लड़ता ही रह गया। नहीं, 4 साल में तो वो मर गया है, और चारों साल वो लड़ाई लड़ता रहा है, कभी राणा संगा से। तो वो ना अपने एम्पायर को बस उसके फाउंडेशन को ही लीड किया उसने। प्रॉब्लम ये था ना कि उसने कोई एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत ही नहीं करी। कैसे करोगे भाई जब तुमको बैठ के थोड़ा लड़ाई कम हो, सामने वाला बंदा बैठे जो 4-5 साल बिना लड़ाई के एडमिनिस्ट्रेशन करे, तब ना पता चले कि भाई ऐसा है, इसको गवर्नर यहाँ का बनाओ। ये ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि कच्चा पुच्चा नंगा पुंगा वाला एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाबर का है अभी। प्रॉब्लम क्या है हुमायूं के सामने अभी, पहला लॉ ऑफ सक्सेशन। देयर इज नो क्लियर कट लॉ ऑफ सक्सेशन इन either in Sharia, neither in Sharia nor in Quran. When I use this term कि कोई क्लियर कट सक्सेशन नहीं है, इसका मतलब यह है कि देयर इज अ क्लियर कट सक्सेशन लॉ इन 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 सनातनीज। क्या है, आप मनुस्मृति पढ़िए, उसमें प्राइमोजेनिचर का क्लियर कट लॉ कि ज्येष्ठ बेटा राजा बनेगा। और ये वी हैव सीन इन गुप्ता एम्पायर एंड सेवरल एम्पायर आल्सो, दो देयर आर वॉर ऑफ सक्सेशन। अशोका के टाइम में भी हम देखते हैं और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है, लेकिन क्लियर कट लॉ है कि सबसे ज्येष्ठ बेटा। तभी तो हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त टू ने रामगुप्त को बनाया गया राजा। सर मेरी बात आप समझ रहे हो? व्हेन आई से द लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं है मुस्लिम डायनेस्टीज में, इसका क्या मतलब हुआ कि एक राजा मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा, इसका कोई रोल नहीं है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी मुस्लिम डायनेस्टी बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, क्योंकि इनके आपसी में झगड़ा होता है कि हम राजा बने तो हम राजा बने। योग्यता का आधार है कि योग्य जो होगा वो राजा बनेगा। बाबर के 4 बेटे थे, एक बेटा का नाम है हुमायूं, दूसरे का नाम है अस्कारी, तीसरे का नाम है हिंडन, और चौथे का नाम क्या था जी, कामरान। कामरान 4 बेटे हैं। अब चारों बेटे में बाबर ने हुमायूं का, हुमायूं वाज वेरी क्लोज टू बाबर, दारू पी रहा उसके साथ। दिस इज द क्लोजनेस, हाँ, दिस इज वन ऑफ द वे टू द क्लोजनेस, कि भाई जिसके साथ बाप दारू पी रहा है वो उसका बहुत क्लोज है, दोनों अयासी कर रहे हैं मजे में, एक दूसरे के साथ नाच देख रहे हैं भाई साहब, साथ फ्रेंड टाइप का रिलेशनशिप है। और ये अच्छी बात है,
देखिए हमारे यहाँ क्या है ना सर, मैं आपको मतलब ब्लेटेंटली बता रहा हूँ चीजें कैसे चल रहा है क्या है। हमारे यहाँ क्या है ना, पप्पा इज लाइक गॉड फिगर है। मतलब वो उन्होंने कुछ बोल दिया अपने को करने का, अरे ज्यादा है, चप्पल खोला मार चप्पल। हाँ हाँ, अमिताभ बच्चन। अभी डायरेक्ट बात नहीं करने का पापा बेटे का, मम्मी को बोल दिया पापा को बोल देना। मम्मी उसको मॉडिफाई करके, शुगर कोट करके पापा तक, ऐसा है बेटा आपका कह रहा था। अब बेटा क्या देख रहा है, पापा को बोल देना मम्मी हम ये करेंगे नहीं, बस नौटंकी ना करे, ज्यादा दिमाग ना खराब करे। मम्मी शुगर, बेटा चाहता है कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट कि पापा की बात मैं कैसे ना मानूं, लेकिन उसके सामने कुछ मजबूरियां हैं, वो शुगर कोट करके एकदम मार एकदम। कुछ नहीं, नालायक है आपका बेटा, कुछ नहीं है, गर्लफ्रेंड के चक्कर में बर्बाद हो गया, मार कंटा मार ठीक कर कुत्ता लेके, कल से पैसा बंद। आर यू गेटिंग माय? देयर इज अ फिगर लाइक फादर और सन के बीच में ना वैसा टाइप का रिलेशन है। बाबर और हुमायूं में ऐसा रिलेशन नहीं है। बाबर हुमायूं के बीच में जो रिलेशन है वो मोर लाइक का फ्रेंड वाला रिलेशन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ब्रदर्स वाला रिलेशन है, दोनों साथ तैयासी कर रहे हैं भाई। मैं उतनी बात खुल के बता नहीं पा रहा हूं, उस टाइप का यासी चल रहा है हम लोगों में, समझ में बात हो कि नहीं। तो क्या है ना कि ही वॉज वेरी क्लोज टू। अच्छा आप सोचो कि जितने भी बैटल हुए हैं ना, इसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं। जितने भी बैटल हुए हैं, बीट खानवा, बीट पानीपत, बीट चंदेरी, बीट गोगरा, सब में हुमायूं साथ था। इससे क्या हो रहा है ना कि यू आर क्रिएटिंग एन एडमिनिस्ट्रेशन, एक एडमिनिस्ट्रेटर आप पहले से क्रिएट कर रहे हो अपने साथ अपने जीवन काल में ही। तो ये सारी लड़ाइयों को इसने देखा, अस्कारी हिंडन ने नहीं देखा है। ये सब तो इतने बड़े भाई, ऐसे भाई हो ना तो ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है। ये तीनों भाई ऐसे हैं ना सर, इनकी कहानियां मैं बताऊंगा ना आपको सर, तो ऐसे भाई अगर किसी के जीवन में हो जाए तो ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, अभी खैर मेरे पास ना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे उस दिल्ली सुल्तान पे आना है। हुमायूं कर देना मतलब बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है ना हुमायूं का। तो तो प्रॉब्लम क्या है मैम, चारों भाई और लॉ ऑफ सक्सेशन इज द फर्स्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ हुमायूं। मैं बस प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा एंड देन थोड़ा सा ब्रेक लूंगा और विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द दिल्ली सुल्तान। जो आर्ट एंड कल्चर वाला कुछ थोड़ी कहानी थोड़ा सा बुक है वो लिखवा दूंगा, उसके बाद विल हम खत्म करेंगे क्लास। दूसरा सर, दूसरा प्रॉब्लम हुमायूं खुद है, हुमायूं की अय्यासियां। हुमायूं की अय्यासी के वजह से ही शेरशाह सूरी भारत में दिल्ली सुल्तान बन पाया। तो दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है, हुमायूं खुद, उसकी अय्यासी, उसका दारू पीना, ये सब उसका बहुत बड़ा कारण है। तीसरा प्रॉब्लम नोबेल्टी के बीच में, नोबेल्टी तैयार नहीं है हुमायूं को अब राजा एक्सेप्ट करने को। क्यों? क्योंकि ये तो दारू पी के बैठा रहता है। सर मैं आपको ऐसा नहीं है कि आई एम डिमीनिंग, आप पढ़ सकते हो जाके किसी भी किताब में, ये सब चीजें जो है ना, इसके ऐसे नहीं लिखते कि अय्यासी, वो लिखते प्लेजर लविंग है। अब भाई उसके फादर से ही वो सीख कर आया है, तो वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो चीज है। तो प्लेजर लविंग है, वो प्लेजर लव करता है वो, तो ये चीज आपको दिखाई देगा उसमें। तो ये चीज दिखाई देगा। अच्छा तीसरी प्रॉब्लम क्या है, नोबेल्टी को लेकर। नोबेल्टी क्या है, नोबेल्टी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुमायूं को राजा, क्यों? दारू पीता है। अरबी में बोलेगा यार ये तो बिल्कुल अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, दारू पी रहा है, दारू तो हराम है इस्लाम में, अरबी मानेंगे नहीं। तुर्की कहेंगे कि भाई ये प्योर तुर्की नहीं है, तुर्की बोलेंगे ये मंगोली है, अब मंगोली बोलेंगे तुर्की है। उज्बेक वाले मानने को तैयार नहीं क्योंकि उज्बेक को तो लूज कर चुका है। सेम प्रॉब्लम सेना में भी यही चल रहा है। तो ना सेना, ना 100% ये अपनी सेना पर बिलीव कर सकता है,
ना 100% ये अपनी नोबेलिटी पे बिलीव कर सकता है। बात समझेगी नहीं? और फिर राजपूतों का कहर अपना चालू ही है, काफी हद तक दबा के गया बाबर, लेकिन राजपूतों का अपना कहर चालू है। चौथी बड़ी प्रॉब्लम मोहम्मद शाह का इमरजेंस इन गुजरात। मोहम्मद शाह को भी कुत्ता काटा है किस चीज का? सिकंदर सानी बनने का। भैया एक अंपायर में दो लोगों को सिकंदर सानी बनना है, एक हुमायूं को बनना है और एक मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह तो बोलता था कि मैं मुगलों को हटा दूंगा। अब मोहम्मद शाह पे सूट भी करता था क्योंकि मोहम्मद शाह पैसे वाला बहुत था। क्यों? क्योंकि गुजरात का शासक था। समझ रहे हो बात होगी नहीं? यहाँ पे मोहम्मद शाह था तो ट्रेड के लिए कह रहा था कि भाई मैं तो बड़ा बन जाऊंगा, मेरे को तो मुगल कभी जीत के दिखाते, मैं बता दूंगा, कचर दूंगा इसको। मोहम्मद शाह का इमरजेंस। गुजरात हाथ से जा रहा है। मोहम्मद शाह बहुत पावरफुल सल्तनत वहां पे स्टैब्लिश कर दिया, गुजराती सल्तनत। बंगाल में शेरशाह सूरी आ चुका है, वो अलग आग बरस रहा है सर। बंगाल और गुजरात दोनों हाथ से निकला हुआ है। समझ में नहीं आ रहा अगले वाले बंदे को कि भाई करे तो करे क्या। मतलब हुमायूं के सामने बहुत बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हुमायूं की ये कहानी जो है ना कि वो कैसे कैसे जीतता है, कैसे हारता है, कैसे अपने भाइयों को प्लेस करता है, कैसे उसके भाई अपने गुजरात जीत जाएगा और अपने भाई को प्लेस कर देगा। जब शेरशाह सूरी अटैक करेगा तो भाई कहेगा हमको क्या लेना देना, तुम जाओ। ऐसे तो भाई हैं इनके। तो कैसे वो अपने भाइयों से निपटेगा, भाई को मारेगा, पर्शियन अंपायर की मदद लेगा, शिया किंगडम बनाने की कोशिश करेगा। दैट विल बी डिस्कस्ड इन अनदर क्लास जहां पर ये है। ठीक है, विल टेक अ 5 मिनट्स शॉर्ट ब्रेक और फिर हम लोग जो है ना दिल्ली सुल्तानों के आर्ट एंड कल्चर एंड बुक्स के बारे में थोड़ा देख लेंगे ताकि वो हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। अब कैन यू आंसर नाउ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एम्पायर बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स? वो लोग तो तुर्की थे, है ना? लिख सकते हो दोनों के बीच में अंतर, लिख सकते हो। ठीक है, एक शॉर्ट लास्ट में एक तुमको क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको लिख लेना, है ना? विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट द क्लास। मैडम ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आधा घंटा 45 मिनट पढ़ाऊंगा और उसके बाद खत्म कर देंगे। ठीक है सर? सर ये बताइए मतलब आपके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बन रहा है कि क्या फर्क आ रहा है, क्या अंतर आ रहा है? आप लोगों में थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा सर, आपको थोड़ा आ रहा है सर? कितना? 10% आ रहा है? मेरा कहना सर मैं आगे पीछे करता रहता हूँ ना, तो आप शायद वो थोड़ा क्लास देखते तो ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलती। ठीक है सर, विल स्टार्ट ना। घग्गर तो आखिरी युद्ध है। अच्छा वो चीज तुम कह रहे हो, हाँ तो वो तो ठीक है ना, वहां नदी वदी है और उससे भी लड़ाई की गई है, वो भी उससे बहुत दिक्कत है। नहीं नहीं, वो बहुत दिक्कतों से नहीं, वो ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से जीता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको घग्गर के युद्ध में ही हुआ है, चौसा जिसको आप कहते हो, उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ है वहां पर, क्योंकि वहां पे नदियां भी हैं, वहां पे जमीन है। उस युद्ध में उसको काफी प्रॉब्लम हुआ है और ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगा जब शेरशाह सूरी आ जाएगा, क्योंकि वो और भी ज्यादा एबल है। ठीक है, थैंक यू। अभी थोड़ा सा फिर से थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट करेंगे।